प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात की कहानी की समीक्षा के शेष रहे बिंदुओं के आधार पर इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पूस की रात कहानी के कथानक और चरित्र के आधार पर हम इस कहानी की पड़ताल कर चुके हैं, इसकी समीक्षा कर चुके हैं। आज हम इस कहानी के संवाद तत्व, इसको हम कथोपकथन भी कहते हैं, के आधार पर कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कहानी का प्रारंभ ही संवाद के साथ होता है कि हल्कू अपनी पत्नी से कहता है कि जरा वो पैसे दे देना, सहना आया है। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है। अब हमें एक जिज्ञासा पैदा होती है कि कौन से पैसे हैं, कौन सहना है। यहाँ से कहानी का एक जो शुरुआत है वो जिज्ञासावर्धक है, जिज्ञासा पैदा करती है। और संवाद पात्रानुकूल है। जो हल्कू है, किसान है, पत्नी से कहता है, उसके संवादों में देखिए कि ऋणग्रस्तता, बेचारगी। वो कहता है कि पैसे दे दो, जरा गला तो छूटे, मतलब गला पकड़ रखा है किसी ने। एक एक संवाद के भीतर पूरा घटना, पूरा परिवेश और एक पूरा का पूरा एक कहें कि व्यवस्था का चेहरा छिपा हुआ है। और पत्नी उसकी झल्लाती है कि कहाँ पैसे रखे हैं, वो झाड़ू लगा रही है मुन्नी। तो उसकी पत्नी की झल्लाहट में कहीं न कहीं भारतीय जो किसान है उसकी जो आत्मा है वो किस तरह से छटपटाती है, वो मुन्नी के संवादों के जरिए स्पष्ट होता है। तो संवाद हल्कू के हैं और हल्कू बोलता है। वन साइडेड हम कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ हल्कू बोलता है वहाँ व्यवस्था की जो एक तरह से लचरता है, उसकी जो कमी है, और किसान किस तरह से उसमें अभिशप्त है जीने के लिए, वो सारे संवादों के भीतर हमें हल्कू के संवादों में देखने को मिलता है। जमींदारों की तरफ से कोई नहीं बोलता, लेकिन उस जमींदारी प्रथा की जो एक तरह से त्रासदी है, उस त्रासदी की झलक हमें हल्कू के संवादों में हमें देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इसके संवाद सरल हैं, संक्षिप्त हैं, जिज्ञासावर्धक हैं, पात्रानुकूल हैं और कथाक्रम को उद्देश्य की ओर ले जाने वाले हैं। तो संवाद की दृष्टि से ये कहानी सफल कहानी है और एक पठनीय कहानी है। अब हम देश, काल और वातावरण के दृष्टि से इस कहानी की चर्चा करें तो साहित्य में देश कहते हैं स्थान को, काल कहते हैं समय को, और वातावरण कहते हैं हमारे चारों तरफ के परिवेश को। अब पूस की रात की कहानी की बात करें तो ये देश कौन से स्थान की कहानी है? ये उत्तर बनारस के आसपास के गांवों की, उत्तर प्रदेश प्रांत या राज्य के बनारस जिले के आसपास का जो देहाती इलाका है, जहाँ पर गन्ने की खेती की जाती है, उन गन्ने की खेती करने वाले किसान किस तरह से शोषण का शिकार होते हैं, प्रकृति के शोषण का, व्यवस्था के शोषण का, महाजनी सभ्यता के शोषण का, वो सारा का सारा इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। स्थान तो ग्रामीण परिवेश है और उत्तर प्रदेश का कोई देहाती गांव है जहाँ गन्ने की खेती, ईख की खेती होती है। और इसके अलावा जब हम काल की बात करें तो समय की दृष्टि से ये कहानी 1910 और 20 के बीच की परिवेश की कहानी है, जब किस तरह से व्यवस्था भारतीय किसान की प्रतिकूल थी, उतने तकनीकी और वैज्ञानिक साधन नहीं थे। किसान किस तरह से प्रकृति की मार को झेलने को अभिशप्त था। किसान जमींदारों से ऋण लेता था, लगान चुकाता था, सूद पर सूद चुकाने के लिए मजबूर होता था। तो ये 1910 और 20 के आसपास के 19वीं सदी के पहले और दूसरे दशक के परिवेश को लेकर के उस कालखंड को दर्शाने वाली ये कहानी है। परिवेश की दृष्टि से देखें तो ग्रामीण परिवेश है, कृषि संस्कृति का चित्रण है, जमींदारी प्रथा का संकेत हमें मिलता है। किसान किस तरह से पूस की रात में भी छप्पर में रहने को, टूटे छप्पर में रहने को अभिशप्त होता है, वो अपना पालतू कुत्ता रखता है, जंगली जानवर आते हैं। ये पूरा के पूरा एक खेती बाड़ी का परिवेश हमारे सामने उभर करके आता है। किसान किस तरह से अपनी फसल को बचाता है। उस समय घड़ी नहीं होती थी, तो हल्कू रात को बाहर निकल के सप्तऋषि मंडल के तारों को देखता है और कहता है कि सप्तऋषि अभी तो
आसमान पर नहीं आए हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं किसान प्रकृति पर निर्भर था और वो कहता है कि 8 चिलम पी चुका हूँ, समय नहीं कट रहा है। तो ये कहीं न कहीं सर्दी की मार को सहने को अभिशप्त किसान किस तरह से अपने मन बहलाने को लिए चिलम पीता है और फसल बर्बाद होती है और जंगली जानवर फसल को चर जाते हैं। चर चर की आवाज़ की शब्द का प्रयोग प्रेमचंद करते हैं। इस हिसाब से, इस दृष्टि से कहानी एक सफल और सार्थक कहानी हम इसको कह सकते हैं। जो नेक्स्ट बिंदु है वो है भाषा और शैली। भाषा और शैली भी किसी भी कहानी का एक तरह से प्राण तत्व है। कहानी को समझने और समझाने और उसकी पठनीयता का आधार भी कहीं न कहीं उसकी भाषा शैली होती है। भाषा की दृष्टि से हम कहें तो भाषा में हम शब्द भंडार देखते हैं, वाक्य योजना देखते हैं और शैली में हम लिखने का ढंग देखते हैं कि विवरण शैली है या वर्णन शैली है या सूत्र शैली है या संवाद शैली है या प्रभाष शैली है या समाज शैली है। बहुत सारी शैलियाँ होती हैं। अब हम इस कहानी की बात करें तो हमें इस कहानी के भीतर सहज ग्रामीण परिवेश की सहज भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। उर्दू के शब्दावली हमें देखने को मिलती है क्योंकि प्रेमचंद उर्दू से हिंदी में आने वाले कथाकार हैं। प्रेमचंद पहले कहते हैं कि कहा जाता है कि वो उर्दू में लिखते थे। धनपत राय के नाम, वास्तविक नाम धनपत राय था और ये उर्दू में लिखते हैं। उर्दू से फिर हिंदी की ओर ये आते हैं। तो कहने का तात्पर्य, जब हम हिंदी इन कहानियों की बात करते हैं तो मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी अपनी अन्य कहानियों से कहीं न कहीं विशिष्ट कहानी बन पड़ती है। और शैली की दृष्टि से देखें तो इसमें हमें संवाद शैली, सूत्र शैली और विवरण शैली का प्रयोग भी हमें इस कहानी के भीतर देखने को मिलता है। तो भाषा और शैली की दृष्टि से ये कहानी किस्सा गोई की शैली, प्रेमचंद की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो किस्सा गोई की शैली हम इस कहानी के भीतर देख सकते हैं। तो भाषा और शैली की दृष्टि से ये कहानी पठनीय कहानी है। विद्यार्थियों को जब भी कहानी पढ़ें तो इन तत्वों को ध्यान में रखकर कहानी का अध्ययन करना चाहिए। किसी भी कहानी को पढ़ें आप इन तत्वों को ध्यान में रखकर आप उसका कथानक देखें, उसके पात्र देखें, संवाद, देशकाल, वातावरण, भाषा, शैली और उद्देश्य, इन 6 तत्वों के आधार पर आप किसी भी कहानी का अध्ययन कर सकते हैं। अंतिम बिंदु है उद्देश्य। प्रत्येक कार्य किसी न किसी उद्देश्य से किया जाता है। कहानी भी एक विशेष उद्देश्य को लेकर के लिखी जाती है क्योंकि निरुद्देश्य कोई भी कार्य नहीं होता। कोई भी कथाकार अपना समय बर्बाद नहीं करता, स्याही और कागज़ वैसे ही बर्बाद नहीं करता। वो कहीं न कहीं कुछ देना चाहता है, कुछ संवेदना से पाठक को रूबरू करवाना चाहता है, कोई मैसेज, कोई संदेश पाठक तक पहुंचाना चाहता है। इस दृष्टि से पूस की रात कहानी एक सफल कहानी है। भारतीय किसान की दुर्दशा, ऋणग्रस्तता, जमींदारी प्रथा, किसान के प्रति एक संवेदना का भाव और भारतीय किसान की जो मजबूरी है और खेती से जो चिपकने की प्रवृत्ति है और खेती में घाटा होने के बावजूद भी खेती से एक जुड़ाव, इसको प्रेमचंद इस कहानी में चित्रित करना चाहते हैं। और साथ ही साथ 2 वर्ग, शोषित वर्ग, शोषक वर्ग, या कहें किसान वर्ग जो कि ऋणग्रस्त है, दूसरा जमींदार वर्ग जो कि शोषक वर्ग है, इनके अंतर्द्वंद को चित्रित किया गया इस कहानी के भीतर। और आखिर में देखें तो जब फसल को जंगली जानवर खराब कर देते हैं तब हल्कू सोता हुआ मिलता है। उसकी पत्नी कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, खेत को तो फसल को जंगली जानवर खा चुके हैं। तो वो कहते हैं कि अब खाने दो। वहाँ एक निश्चिंतता का भाव है कि खेती के प्रति उसका मोह अब खत्म हो गया है। वो कहता है कि अब मुझे पूस की रात में यहाँ सर्दी में सोना तो नहीं पड़ेगा। इस तरह से
बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे संदर्भ हैं। इन 6 बिंदुओं के आधार पर आप किसी भी कहानी को समझने का प्रयास करें, पढ़ने का प्रयास करें, पढ़ें। और इन्हीं तत्वों के आधार पर आज हमने पूस की रात कहानी की चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से ये कहानी की समीक्षा आपके लिए उपयोगी होगी और आपको एक नई दृष्टि मिलेगी।